तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। कल मैंने आपको पूरी कहानी जो कोलकाता केस में हुआ था उसको लेके सुनाई थी कि कैसे उस लड़की के साथ वो गलत काम हुआ, कैसे आरोपी आया, आरोपी का क्या बैकग्राउंड था, लड़की का क्या बैकग्राउंड था, कैसे कैसे चीज़ों को, पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब ये तमाम कहानी मैंने आपको सुना दी, आप लोगों ने कहानी सुन ली, लेकिन इसके बावजूद अब आप लोग जब न्यूज़ चैनल और बाकी चीज़ों को देख रहे होंगे तो एक खबर आप लोगों की आंखों के सामने गुजर रही होगी कि तमाम लोग, तमाम डॉक्टर्स धरने पे बैठे हैं और एक डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड बड़ी सिंपल सी है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और अगर नहीं सॉल्व होता है तो इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। तब यहाँ एक सवाल उठता है कि जब कल ही मैंने पूरी कहानी सुना दी कि आरोपी कौन है, आरोपी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी कर लिया, आरोपी ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया, तो फिर इस केस में अब बचा क्या है? कौन सी ऐसी न्याय की बात है जिसको लेके डॉक्टर्स धरने पे बैठे? किस वजह से अब इस केस को सीबीआई को सौंपने की बात हो रही है? किस वजह से तमाम डॉक्टर्स ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर सोमवार तक केस सॉल्व नहीं हुआ, यानी आज तक, तो कल से अनिश्चितकालीन जो एक तरह से स्ट्राइक है उस पर ये लोग बैठ जाएंगे और नॉन इमरजेंसी सेवा, यानी ऐसी इमरजेंसी सेवाएं जो थोड़ी सी बहुत क्रिटिकल होती हैं, किसी की जान की बात आ जाए, तो ऐसे चीज़ों को छोड़ के देश भर के लगभग 3 लाख ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी धरने पे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं लौटेंगे ड्यूटी पे। तो जब एक तरह से कातिल कहें, रेपिस्ट कहें, वो कैमरे के सामने हैं, लोग उसका नाम जान रहे, उसका नाम संजय है, तो फिर आखिर बात क्या है? अब यहीं से पूरी कहानी निकल के सामने आती है। और कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से लोग परेशान हैं? तो कई सवाल हैं और उन तमाम सवालों को जानने से पहले आपको उस पूरी घटनाक्रम को एक बार ठीक ठाक तरीके से जानना होगा, जो कुछ अभी तक प्रकाश में है और जो कुछ अभी प्रकाश में नहीं है। एक लड़की जो आरजी कार कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही थी, यानी एज ए ट्रेनी डॉक्टर वो अपनी सर्विस दे रही थी। उसकी जो ड्यूटी लगी थी वो इमरजेंसी वार्ड में लगी थी और चेस्ट मेडिसिन के तौर पे वहाँ पे वो तैनात थे। नाइट की उसकी शिफ्ट थी, 2 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म होती थी। 2 बजे उसने अपनी शिफ्ट को ख़त्म किया। उस टाइम उसने ओलंपिक भी देखा। ओलंपिक हम सभी लगभग लोग देख रहे थे, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस टाइम जेवलिन थ्रो कर रहे थे और एक उम्मीद थी कि शायद गोल्ड मिल जाए। हालांकि ज़्यादातर उनके फाउल ही गए, तो जेवलिन में गोल्ड मिला नहीं। तो लड़की उस चीज़ को देख रही थी, ओलंपिक को। इसी दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद उस आरजी कार हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे एक सेमिनार रूम है, उसमें वो जाती है और जाने के बाद सो जाती है। सुबह जब तमाम लोग उस सेमिनार हॉल में जाते हैं तो उस 31 साल की लड़की को देखते हैं कि लहूलुहान, घायल, और ऐसी हालत की शायद ठीक से डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, वैसी हालत में पड़ी है। फ़ौरन उसको आनन फानन में लोग उठाते हैं। उठाने के बाद जब एडमिट करते हैं, इलाज करते हैं, चेकअप करते हैं, तब पता चलता है कि उस लड़की की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और उसके साथ रेप हुआ है। अब जैसे ये खबर निकल के सामने आई, फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद जांच पड़ताल करते हैं। अब जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी था उसको पकड़ने की कोशिश और तमाम नायाब हथकंडे अपनाते हैं। इसी दौरान उस क्राइम सीन पे उनको एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है, उसका एक टुकड़ा। अब इसी के सहारे उनको उस रेपिस्ट को, उस कातिल को ढूंढना था। उन्होंने सिंपल काम किया कि तमाम लोग जो उस सीसीटीवी में कैद हुए थे, 20 से 25 लोग, उनको बुलाया और बुलाने के बाद तमाम लोगों के फ़ोन से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करवाया और अंत में जो संजय रॉय था उसके फ़ोन से ये कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद फ़ौरन उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद उससे पूछा गया कि क्या तुमने ऐसा किया, तो उसने कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया। बस अब केस सॉल्व है। अब जो स्ट्राइक हो रही है, जो हड़ताल हो रही, कायदे से इसलिए होनी चाहिए कि इसको फांसी हो या फिर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो परेशान कर रही है लोगों को और लोगों को लग रहा है कि शायद ये चीज़ छुप रही, तो इसको लेके कई सारे पहलू हैं और इस पहलू को आपके सामने रखना भी जरूरी, ताकि आप भी अवेयर रहें। पहला पहलू ये है, किस घटना के बारे में जो कहा गया कि एक लड़की एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अब एक मेडिकल कॉलेज में न जाने कितने पेशेंट, न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने वार्ड बॉय, न जाने कितनी नर्स, और कुछ ऐसे इमरजेंसी केसेस एक मेडिकल कॉलेज में होते रहते हैं जिसको लेके लोग ऊपर से नीचे तक रात में भी चहलकदमी करते रहते हैं। ऐसे हाल में एक लड़की 3rd फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल यानी चारों तरफ दीवार होगी और दीवार में एक इको होगा,
क्योंकि अगर उस सेमिनार हॉल में कोई आवाज़ करे या फिर किसी भी एक बड़े हॉल में आप आवाज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक अकेला इंसान उस लड़की के साथ रेप कर रहा हो और लड़की चीखी हो और उस चीख को नीचे किसी ने सुना ना हो? क्योंकि एक इंसान कितना भी कर ले, एक 31 साल की लड़की जो कि एक डॉक्टर है, उसके ऊपर वो चाहे जैसे हमला कर ले, लेकिन चाहे जितनी मशक्क़त कर ले, बट एक आध बार तो ऐसा हो ही जाएगा कि उस लड़की का मुंह खुलेगा, हाथ मुंह से हटेगा और ऐसे हाल में फिर वो चीखेगी और चीख नीचे आनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसके पास भी 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथों में से एक हाथ हो सकता है उसने मुंह पे रखा हो और दूसरा हाथ से उसने हाथ पकड़ा हो, तो ऐसे में एक हाथ फ्री है। तो फिर चेहरे पे अटैक करेगी, नाखून मारेगी, तो इस स्थिति में भी कम से कम एक आध बार ऐसा होगा कि लड़की का मुंह खुल जाएगा और वो चीख लेगी। अब इस बारे में जब पुलिस वालों ने, लोकल जो वहाँ पे लोग तैनात थे, उनसे जब पूछा तो सब ने एक साथ कहा कि हमने कोई भी चीख नहीं सुनी थी। दूसरी बड़ी बात, अगर ये मामला दिन का होता तो लोग कह सकते थे कि काफ़ी शोर शराबा था, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था, तो ऐसे में जो चीख थी वो दब गई होगी। लेकिन रात के 2 बजे से 3 बजे बड़े से बड़े शहर में, हिंदुस्तान में लगभग शांति हो जाती है। अगर कोई हाईवे नहीं है, और हाईवे पे भी लगभग गाड़ियाँ कम हो जाती, 2-3 का वक्त ही ऐसा होता है, तो इस चीज़ से भी नहीं कहा जा सकता कि काफ़ी शोर शराबा था, इस वजह से जो लड़की थी उसकी चीख दब गई। तो यहाँ भी चीख नहीं दबनी चाहिए थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आखिर वो आया कैसे और उस इंसान को पता कैसे कि यहाँ पे कोई है? अब ये 3 सवाल है। और अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई इस आदमी के बारे में कि ये जो संजय रॉय था, वो कुछ टाइम पहले ही आया था इस इलाके में, और संजय रॉय का कोई दोस्त था और उसकी कोई जानने वाली इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो संजय के उस दोस्त ने कहा कि यार मुझे देखने जाना है। संजय उससे कहता है कि नहीं, मुझे रेड लाइट जाना है क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसी तलब लगी है। और संजय रॉय कुछ ऐसे गलत किस्म के पोर्नोग्राफी को देखता था जिसमें काफ़ी ब्रूटलिटी प्रमोट होती थी। ये तमाम चीज़ें वो देखता भी था। रेड लाइट जाता है, जाने के बाद उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आता, वापस आता है अपने दोस्त के साथ 11 बजे इस हॉस्पिटल में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उस अपने दोस्त के जानकार के पास जाता है जो एडमिट थी, उसका हाल चाल लेता है, उसको देखता है, उससे पूछता है कि कैसी तबीयत है, क्या है। थोड़ी देर तक वहाँ बैठता है, बैठने के बाद फिर से वापस आता है। वापस आने के बाद फिर से रेड लाइट जाता है। रेड लाइट जाने के बाद वहाँ पे फिर कुछ देर चहलकदमी करता है, इधर उधर घूमता है। उसके बाद फिर वापस लगभग 2 बजे इस हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद 3rd फ्लोर पे जाता है। 3rd फ्लोर पे जाने के बाद उस सेमिनार हॉल में जाता है। वहाँ वो सोते हुए उस फीमेल डॉक्टर को देखता है। देखने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसका रेप करता है। रेप करने के बाद 2 बजे वो सेमिनार हॉल के पास देखा गया था। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे वापस आ जाता है, हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, अपने घर पे जाता है। और इससे पहले जब वो हॉस्पिटल में आया था तो हॉस्पिटल के पीछे उसने शराब पी थी, यानी वो ड्रंक भी था। और एक एवरेज इंसान जब वो ड्रंक होता है तो हाथ पाँव पे उसका कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस जरूर होता है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि ये आदमी ड्रंक था। उसके बाद वो तमाम गंदी हरकतें उस लड़की के साथ वो करता है। उसके बाद फिर 4 बजे वो वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद अपने रूम पे जाता है, सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह उठता है, उठने के बाद अपने आप को देखता है, तब उसे पता चलता है कि रात में उसने जो कुछ किया था उसके दाग उसके कपड़ों पे, उसके जूतों पे लगे हुए, यानी उस महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ उसने ब्रूटलिटी की थी, उन तमाम चीज़ों के जो खून थे, जो धब्बे थे, वो उस संजय के कपड़ों पे लगे हुए थे। तो फिर उस कपड़े को साफ करता है, उसके बाद जूते को साफ करता है, उसके बाद अपने आप को सामान्य ज़िंदगी में घोल मिल कर देता है और बताता है कि मैं वहाँ गया ही नहीं था। लेकिन उस तमाम चीज़ों के दौरान उसका हेडफोन वहाँ छूट गया और यहीं से पकड़ा गया। अब ये कहानी उसने खुद बताई है, पुलिस के पास सबूत भी है कि उसका हेडफोन था। पूछताछ में उसने अपनी बात कबूली। अब तमाम और डीएनए वगैरह होगा, जिसके बाद ये कन्फर्म होगा कि उसने रेप किया था या नहीं किया था। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें जब चली रही थी, इसी दौरान एक ऑडियो वायरल हो जाता है, और इस ऑडियो में जो दावा किया गया वो बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल इस ऑडियो में 2 डॉक्टर्स बात कर रहे थे। पहला डॉक्टर कहता है कि यार ये जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं हुई हैं। दूसरा कहता है कि हाँ सही बात है। तभी फिर पहला कहता है कि इसमें किसी एक का हाथ नहीं है, क्योंकि ये तमाम पहलू जो मैंने उठाए उसने भी बताया कि किसी एक के बस की बात नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है।
फिर दूसरे ने कहा कि कौन है? तब उसने कहा कि एक बेहद राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले शख्स का इसमें हाथ है, और चूंकि उसका रसूख इतना ज़्यादा, इस वजह से पुलिस उसको डिफेंड कर रही है। और जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो आला दर्जे के उसमें बैठे हुए हैं, उस तख्ते पे बैठे हुए, वो भी बचा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी की बस का है ही नहीं कि ऐसे ब्रूटल रेप को अंजाम दे और किसी की चीख नीचे ना आए, और ये सत्य है। और साथ ही उसमें दावा किया गया कि अकेले संजय तो इसमें मोहरा है और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और ये हो सकता है कि संजय ने कुछ किया भी ना हो, संजय को बस फंसाया जा रहा हो। और ये ऑडियो जब बीजेपी आईटी सेल द्वारा बाहर निकाला गया, तब लोगों की नींद उड़ी। अब तक जो केस ओपन एंड शट लग रहा था, तब उन्होंने भी इस तमाम पहलू पर नज़र दिया कि बात सही है कि अगर कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसा गलत काम करेगा तो कम से कम 2 से 3 लोग होने चाहिए, तब जब उस लड़की की चीख बाहर ना निकल सके। अगर चीख निकल रही थी तब ये माना जा सकता है कि किसी एक की बस की बात हो, वो भी एक ऐसा इंसान जो ड्रंक था, वो अकेले कैसे कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर तमाम लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और उनकी मांग है कि कम से कम सीबीआई जांच हो। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर सोमवार तक इस केस का खुलासा नहीं हुआ तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। अब इसी में कुछ ट्विटर और एक्स पे पोस्टेज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो शख्स इन्वॉल्व है, जिसने इस तमाम पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, चूँकि इसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं, जैसे उस आदमी को कैसे पता कि एक महिला वहाँ पे सो रही है? हो सकता है कि किसी की पहले से नज़र हो, क्योंकि एक आदमी हॉस्पिटल में अगर आता है तो उसे कैसे पता होगा कि कौन से वार्ड में कैसे सो रहा है? अच्छा, उसे ये कैसे पता था कि मैं जाऊँगा और आराम से अपना काम करके चलाऊँगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी? आमतौर पर कोई चोरी भी करने जाता है तो एक सुनसान या फिर ऐसी जगह सोचता है जहाँ ना कैमरा हो ना कोई देख रहा हो। उसे पता था कि यहाँ कैमरा नहीं है और 20 से 25 लोग इधर आएंगे और मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जब उसने शराब पी रखी थी और 2 बार वो रेड लाइट एरिया गया था, तो रेड लाइट एरिया को छोड़ के वो यहाँ पे कैसे आया? आमतौर पर उसे जो कुछ करना था उसे रेड लाइट एरिया में वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, पैसे देता, अपना काम करता, लेकिन उन तमाम चीज़ों को छोड़ के उसने रेप को कैसे चुन लिया कि मैं रेप करूँगा? ये तीसरा सवाल है। और चौथा बड़ा सवाल है कि अगर इस केस में कोई बड़ा शख्स इन्वॉल्व है तो आखिर उसकी पहचान कैसे होगी? हालांकि जब 3 लाख डॉक्टर्स धरने पे बैठ गए, तब पुलिस 4 ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ कर रही है और चारों संदिग्ध हैं, और संदिग्ध होने के पीछे भी अलग अलग वजह है। कोई ऐसा था जो उस सेमिनार हॉल के पास जाते हुए दिखाई दे रहा था, कोई ऐसा था जिसके बारे में कुछ अफवाह उड़ी थी, कोई ऐसा जिसके बयान में कुछ लड़खड़ाहट थी, और कोई ऐसा जिसके ऊपर पुलिस को अब डाउट है। ये तमाम चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस केस को हम इतनी आसानी से समझ रहे हैं कि ओपन एंड शट है, इसमें ज़रूर कोई लूप होल है, चूँकि एक आदमी इस हिसाब से काम कर ही नहीं सकता। और इसी बात को लेकर तमाम लोग धरने पे हैं, और धरनों में उनकी अलग अलग डिमांडें हैं, और लगभग 5 से 6 ऐसी डिमांड है जिसको लेके वो लोग कह रहे हैं कि ये डिमांड पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। उनमें से पहली डिमांड ये है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। हालांकि जो सीबीआई की सक्सेस रेट है वो भी बेहद कम है। आप अगर गूगल करेंगे आपको पता होगा कि सीबीआई की सक्सेस रेट 50 से कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे लॉ बनाए जाए। तीसरी, इस केस में जो इन्वॉल्व है उनको फांसी होनी चाहिए। और चौथा, इस केस में न्याय और जो चीज़ें होंगी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हों। यानी ऐसा नहीं कि चार्जशीट बन गई और चार्जशीट बनने के बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद फिर मेन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। चूँकि ऐसे हाल में फिर लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी छिन जाती है और कुछ इंसाफ नहीं मिलता। हालांकि ये तमाम आरोप जब लग रहे थे, इसी दौरान उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनको भी लपेटा गया। उनके ऊपर भी लोगों ने जब कमेंट किया और कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें जो प्रिंसिपल उनकी गलती है, शायद वही बचा रहे हैं। तो ऐसे हाल में जो संदीप घोष थे उन्होंने कहा कि यार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था और मेरी ऐसी कोई उम्मीदें नहीं थी कि ऐसा मेरे पर तोहमत लगेगा। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और एक बेटी का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आज अपने पोस्ट से रिज़ाइन करता हूँ। इतना कहने के बाद जो संदीप घोष हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। साथ ही इस टाइम जो FORDA है, यानी डॉक्टरों की एक कमेटी है, हर डॉक्टर, हर तरह के ट्रेनिंग डॉक्टरों की एक समिति होती है। FORDA ने एक अनिश्चितकालीन स्ट्राइक घोषित कर दी और कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग भी धरने पर बैठे रहेंगे। 3 डॉक्टर्स और एक स्टाफ को उठाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है, इस उम्मीद में कि शायद ये लोग कुछ बता दें। खैर, देखते हैं क्या बताते हैं। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि एक आदमी ऐसे अकेले रेप नहीं कर सकता। रेप कर रहा था तो चीख नीचे क्यों नहीं आई? और बॉडी पे जो जख्मों के मार्किंग है, 11 ऐसे मेजर जख्म हैं जो क्या एक इंसान द्वारा दिया जाना पॉसिबल है? ये भी एक बड़ा सवाल है। गर्दन की हड्डी टूटी होना, प्राइवेट पार्ट से खून निकलना, कान से, मुंह से खून निकलना,
जगह जगह कट के निशान होना, ये तमाम चीज़ें एक इंसान की बस की बात मेरे ख्याल से नहीं लगती, वो भी ऐसे हाल में जब वो इंसान ड्रंक हो। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस केस में इंसाफ हो। खैर, तो फिलहाल ये थी कई सारी ऐसी अपडेट्स इस केस को लेके, और कई सारे ऐसे सवाल मुझे लगा ज़रूर आपके सामने उठाने चाहिए ताकि आप लोग भी उठाएं, और जैसा होगा बताता रहूँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे आरोपियों से दूर रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।